हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशल ठाकुर है और मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th के लिए आप कह लो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आप कह सकते हो, उसमें से इम्पॉर्टेंट है ये। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस चैप्टर की समझ होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा क्लास 10th में, और साथ ही साथ जब आप 11th-12th में जाओगे, अगर आपने साइंस लिया तो वहाँ पर भी आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वहाँ पर ऑप्टिक्स का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर बनेगा आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि यहीं से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एकदम इजी चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देने की आपको। और आप भी इस चैप्टर के जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने चाहे नोटबुक लेकर के उसमें नोट कर सकते हो सारी चीज़ों को, या अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही सुन करके अच्छा मतलब समझ सकता हूँ, तो आपको जैसा अपना लगे आप उसे कर सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी सजेशन देना हो, जैसे आपको कुछ समझ में ना आया या कोई किसी चीज़ में डाउट या कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि नहीं थोड़ा समझ में आया, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो 3 वर्ड दिया हुआ है, एक है लाइट, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो नेम है कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि लाइट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि ये आखिर ये रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट से होने वाली कितने तरह की घटना होती है, तो उस सब के बारे में समझेंगे। फिर इस चैप्टर में जो आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो है मिरर और लेंस। इसी समझिए कि इस चैप्टर में आपको यही 2 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, एक मिरर और एक लेंस। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये लाइट क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये लाइट क्या है, तो आप कहोगे कि सर लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी है। कैसा एनर्जी है? तो अभी आप कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सब चीज़ें आप बाद में समझोगे, बस अभी के लिए अभी आप समझ लो कि लाइट क्या है। तो आप कहोगे कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? तो आपने कहा कि सर ये एक एनर्जी का फॉर्म है। कैसी एनर्जी है? तो सर ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। सिर्फ देखने में नहीं, और भी चीज़ें में हेल्प करती है। लाइट एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट एनर्जी से आजकल देख रहे हो, लाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग केमिकल एनर्जी, जैसे सोलर पैनल सब केमिकल एनर्जी से फिर उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अभी इस चैप्टर में जो आपका हेल्प करेगा जो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन होगा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने समझाया कैसा एनर्जी है। तो अगर कोई पूछे तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो वो बाद की चीज़ें हैं आपके लिए। तो बस ये समझना है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी है? तो कहोगे कि ये हमें हेल्प करता है, विच एनेबल अस टू सी अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में ये हमारी हेल्प करता है। आप अंधेरे कमरे में अगर लाइट नहीं है तो आप किसी चीज़ को नहीं देख पाते हो। क्यों? आप कहोगे कि सर जब तक उस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं हमारे आएगी, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी, उस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वो हमारे आंखों पर नहीं पहुंच पाएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए सर लाइट। तो लाइट क्या हो गया? तो लाइट हो गया एक तरह की एनर्जी जो हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करती है। तो अब हमें समझना है कि इस चैप्टर में कि लाइट से जो होने वाली 2 तरह की घटना, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, इसके बारे में समझना है। तो क्या सर लाइट यही 2 घटना दिखाती है? तो नहीं, लाइट अभी तक मेनली आपको समझना है कि 4 तरह की घटना दिखाती है। मतलब फेनोमेनन ऑफ लाइट, मतलब ऐसी घटना जो लाइट की वजह से होती है। तो फेनोमेनन ड्यू टू लाइट या बिकॉज ऑफ लाइट, जो भी आपको लिखना है, फेनोमेनल ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से क्या सब घटना होती है हमारे नेचर में, हमारे आसपास जो हम देखते हैं, वो कितनी तरह की घटना होती है। तो आप कहोगे कि सर लाइट की वजह से 4 तरह की घटना देखने को मिलती है। सबसे पहले सर एक होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सर, या हिंदी में इसे आप कह लो परावर्तन, जो आप समझो। सर दूसरी पढ़नी है, एक होती है रिफ्रैक्शन
और यही दोनों टॉपिक आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सर तीसरी क्या होती है? तो तीसरी होती है सर, तीसरी होती है इंटरफेरेंस। सर इंटरफेरेंस नहीं समझ में आया तो जब आपको मैंने कहा, जब आप 12th में 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पर इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस और 4th पढ़ना है आपको सर डिफ्रैक्शन। तो आपको पता चल गया कि सर ये 4 तरह की घटना होती है लाइट की, एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन, एक होता है इंटरफेरेंस और एक होता है डिफ्रैक्शन। तो इन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी इस चैप्टर में क्लास 10th में आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है और एक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। सर क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन से इस चैप्टर में जो होने वाली घटना जो रिफ्लेक्शन से, तो वो दिखाएगा हमारा इस चैप्टर में मिरर। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन मिरर से बनेंगे तो आपको सोचना है वहां पर रिफ्लेक्शन कॉज होगा। जितने भी तरह के कॉज पूछे जाएंगे, अगर लेंस से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप कहोगे कि सर वहाँ पर वो होगा रिफ्रैक्शन दिखाएगा। तो सर ये क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, पूरी तरीके से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो हम लोग हेडिंग कर लेते हैं अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो एक तरफ मैं आपको रिफ्लेक्शन समझा देता हूं और दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूं सर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन और दूसरी तरफ कर लो आप, ये है सर रिफ्रैक्शन। सर क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो सिंपल सा अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछो या सिंपल सा समझो, क्योंकि आपको डेफिनेशन पूछेगा नहीं, डेफिनेशन सिंपल सा आपको समझने के लिए जरूरी है। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? हिंदी में अगर आप कह लो तो हिंदी में इसे कहा जाता है परावर्तन, इसे कहा जाता है अपवर्तन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सिंपल सा कहना है इसका कि सर जब कोई सरफेस, अगर ये सरफेस स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, अच्छे ढंग से इसको पॉलिश किया हुआ है, ये जो मैं ऐसे एरो सब इस टाइप का दिखा रहा हूँ, ये सर ये पॉलिश्ड किया हुआ है और सर ये स्मूथ है। सर इस सरफेस पर जब कोई लाइट रे आती है ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है। सर ऐसी जो घटना होगी जहाँ से कोई लाइट रे किसी सरफेस पे टकराई और वहाँ से वापस लौट के चली जाएगी, सर इसे आप कहोगे सर ये कहलाएगा मेरा रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा सर? मेरा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सर रिफ्रैक्शन क्या हुआ? तो रिफ्रैक्शन कहता है कि सर कोई एक सरफेस हो, अगर ये हमारा 2 मीडियम, जो एक सरफेस दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा हो, जैसे अगर सपोज करो ये ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, या ऊपर एयर है, ये ग्लास है, कुछ भी है, तो सर जब 2 मीडियम एक सरफेस के द्वारा डिवाइडेड हो, मतलब इससे इधर जाएंगे तो एक अलग मीडियम, ऊपर जाएंगे तो एक अलग मीडियम, तो क्या होता है सर कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है। क्यों ऐसा होता है सर? तो उसके पीछे बाद में समझते हैं। बस ये समझ लो कि रिफ्रैक्शन क्या हुआ। आपने कहा सर लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मान लो ये मीडियम 1 है आपका, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, तो ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, तो लाइट रे कि आपने बचपन से एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, मतलब जहाँ जिस किसी भी मीडियम में है तो वो चाहती है एकदम सीधी रेखा में मैं ट्रेवल करूँ। तो जब लाइट रे इस मीडियम से आ रही थी एकदम सीधी चली आ रही थी, यहाँ पर जैसे ही ये इंटरफेस के पास पहुँचती है तो ये मीडियम चेंज हुआ, तो उसके बाद ये थोड़ी सी, इसको जाना चाहिए था सीधा, ये सीधी चली जाती, अगर कोई मीडियम ना होता, कोई दूसरी मीडियम ना होती तो ये सीधी चली जाती। सर लेकिन क्या होता है सर, ये थोड़ा सा अपने पाथ से बेंड कर जाती है। तो सर लाइट के मुड़ने की घटना, दैट मीन्स जब लाइट रे अपने पाथ से बेंड कर जाती है, इसी फेनोमेनन को सर हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया कि डेफिनेशन में सिंपल सा मैं समझ सकता हूं कि सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज मतलब लाइट रे का किसी सरफेस से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस, फ्रॉम अ सरफेस, ये क्या कहलाएगा सर? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सर रिफ्रैक्शन क्या हुआ? तो रिफ्रैक्शन हुआ कि जब लाइट रे when light rays pass करती है, passes from one medium to another medium, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में पास करती है
तो सर क्या होता है, ये आप कहोगे कि सर ये अपने पाथ से बेंड कर जाती है, पाथ से मुड़ जाती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स टू फ्रॉम इट्स पाथ, बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये जो फेनोमेनन होगी, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। या हिंदी में कहो कि जब लाइट की किरण मतलब ये लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मतलब पाथ से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, ऐसी घटना को सर हम कहेंगे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि सर यहाँ पर लाइट रे मुड़ती नहीं है, बाउंस बैक कर जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है। यहाँ पर क्या होगी सर, यहाँ पर मुड़ जाएगी। तो देखो जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये जो सरफेस हुआ, जिस पॉइंट पर ये रे आ रही है, तो जो रे आ रही है लाइट की, जो रे यहाँ पर आ रही है सर, इस रे को क्या कहेंगे, इस रे को कहा जाता है सर इंसिडेंट रे। इसे आप कहोगे कि सर इंसिडेंट रे। सर जो लाइट रे बाउंस बैक कर गई, टकरा कर वापस चली गई, सर इसे क्या कहोगे, तो इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। जब इस रिफ्रैक्शन में सर जो लाइट रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे इसे भी कहेंगे, जो यहाँ पर आके आ रही है ये लाइट रे, तो इसे कहा जाएगा सर ये कहलाएगा इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगा, आपने कहा सर ये कहलाएगा इंसिडेंट रे। सर ये जो लाइट रे मुड़ गई, तो ध्यान रखना जो लाइट रे मुड़ जाती है उसे आप कहोगे सर ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, जो बाउंस बैक करके चली गई, जो बाउंस बैक कर चली गई वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड, और सर जो मुड़ जाती है उसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। सर जहाँ पर ये दोनों जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसे कहोगे सर ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल, ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पर इसमें ये जहाँ पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर सर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो सर ये भी कहलाएगा मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या हुआ, तो आपने कहा सर जहाँ पर इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, या इसमें अगर मैं बात करूँ तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब दोनों का ये इंटरफेस हो और उस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सर ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल। तो अब हमें इतनी बातें समझ में आ गई कि सर रिफ्लेक्शन क्या हुआ। आपने कहा सर रिफ्लेक्शन हुआ कि जब लाइट रे एक सरफेस पे पड़ी, वो सरफेस कैसा होना चाहिए सर, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए सरफेस, तभी जाकर के अच्छे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। सर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है वो वहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, सर इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या हुआ सर, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो जहाँ पर ये सरफेस का इंटरफेस होता है सर वहाँ से वो मुड़ जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है, सर इसे हम लोग कहेंगे ये कहलाएगा मेरा रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट रे आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो लाइट रे मुड़ जाती है उसे कहोगे रिफ्रैक्टेड। और सर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों का जो ये इंटरफेस होगा, जहाँ से ये दोनों रे मिल रही है या मुड़ रही है, उस पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सर इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल। तो अब इस चैप्टर में आपको कुछ मतलब दोनों से रिलेटेड लॉ पढ़ने हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसे एक बार डेफिनेशन के रूप में लिख लीजिए, मैंने आधा लिख दिया है, आगे लिख सकते हो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, आप कहोगे कि सर इसी घटना को हम लोग कहेंगे सर यही कहलाएगा मेरा रिफ्लेक्शन। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम कानून होते हैं इन दोनों के, तो उसे हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा कह लो आप सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, सर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सर बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहला लॉ कहता है कि सर ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, सर ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सर ये जो इंसिडेंट रे हुआ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में हुआ। सर ये प्लेन क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लॉ आपको समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे और एंड नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल होगा ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, आर इन द सेम प्लेन, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। मतलब नहीं समझ में आया सर? एक बार समझते कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? ठीक यही बात यहाँ पर भी कहा जाता है कि सर ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो मेरा नॉर्मल है, सर ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। मतलब इंसिडेंट रे समझ में आना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर बात करेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और सर ये जो नॉर्मल है एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। तो इससे हम लोगों ने समझ लिया कि सर ये क्या हुआ। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया कि सर दोनों का फर्स्ट लॉ एक ही तरह की बातें करता है कि सर ये प्लेन समझ में नहीं आया हमें आप लोगों का। पहले क्या कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। यहाँ पर भी वही बात कहता है कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। सर ये नहीं समझ में आया, ये एक ही प्लेन बार बार आप क्या कह रहे हो? चले मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सर प्लेन क्या होता है? देखो प्लेन जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि सर ये मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। सर अगर कोई लाइट रे, अगर ये मिरर मान लो यहाँ पर है कोई मिरर, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स डैश वाई प्लेन, ये जो प्लेन हुआ आपका एक्स डैश और वाई ये प्लेन हुआ। सर अगर कोई लाइट रे यहाँ पर आएगी तो सर यहीं से ये मुड़ जाएगी, तो ये कहलाएगा सेम प्लेन। अगर कोई लाइट रे इसमें देखिए एक्स डैश वाई डैश में, अगर कोई लाइट रे सर इधर से आएगी तो सर ये इधर को ही मुड़ जाएगी, तो ये कहलाएगा आपका सेम प्लेन। अगर कोई लाइट रे सर यहीं पर अगर रिफ्रैक्शन की मैं बात करूं तो सर अगर कोई लाइट रे इधर आई तो सर ये इधर की ओर मुड़ जाएगी, यही कहलाएगा आपका सेम प्लेन। अगर कोई लाइट रे सर इधर को आई सर ये इधर को ही मुड़ जाएगी, ये कहलाएगी आपकी सर सेम प्लेन। तो सेम प्लेन का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर ये एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही होगा, ऐसा नहीं। जब कभी भी मैं 3 डायमेंशनल बात करता हूँ तो एक होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा होगा जेड एक्सिस। मतलब एक तो हमारा होगा लेंथ, एक होगा ब्रेथ, एक होगा हमारा हाइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सिस कोई होगा, एक होगा या तो लेंथ, ये ब्रेथ, हाइट नहीं होगा। हाइट जनरली आप नहीं कहोगे। तो सेम प्लेन का मतलब समझ में आ गया कि सर जिस किसी भी प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स डैश वाई प्लेन में होगा, एक्स डैश वाई डैश प्लेन में होगा, एक्स वाई डैश प्लेन में होगा, सर ये तीनों एक ही प्लेन पर होगा। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल, इंसिडेंट, ये सारे जो होंगे वो सर एक ही प्लेन में होंगे। तो अब मुझे सर समझ में आ गया सर ये प्लेन क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा रूल क्या कहता है इसका। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल क्या कहता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल क्या कहता है। सर दूसरा रूल बहुत ही ईजी है, वो कहता है सिंपल सा, हम लोग सेकेंड लॉ समझने की कोशिश करते हैं कि सर सेकेंड लॉ क्या है। तो देखो सेकेंड लॉ कहता है कि जैसे यहाँ पर ये लाइट रे आ रही थी, ये लाइट रे इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे यहाँ से मुड़ गई, तो आपने कहा सर ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। सर यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो नॉर्मल है, मतलब एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल। सर इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल, सॉरी नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी सर इसे मैं कहूँगा इंसिडेंट एंगल। सर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है सर इसे मैं कहूँगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे आप कहोगे सर ये कहलाएगा मेरा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सर ये जो मेरा एंगल होगा इसे आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आप जो कह लो आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये मेरा एक मीडियम था, ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है। सर लाइट रे इधर से आ रही थी, सर इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सर आपने कहा कि सर जब जैसे ही मीडियम चेंज होगा ये अपने पाथ से थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो सर ये जो घटना आपने कही इसी को मैंने कहा सर ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो नॉर्मल हुआ ये मेरा हुआ नॉर्मल। सर ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस।
सर ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे आप कहोगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ध्यान देना है, इसे आप कहोगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जितनी भी एंगल बनाएगी, ये 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, क्या होगा, वो कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये सर दूसरा रूल कहता है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल कहता है कि सर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। मतलब इसका सिंपल सा कहना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मतलब क्या हुआ सर, ये जो मतलब मेरा एंगल आई हुआ ये इज इक्वल टू होता है सर एंगल आर के। ये बहुत मतलब सर अगर मैं 30 डिग्री से कोई लाइट रे, अगर मान लो ये 30 डिग्री से कोई लाइट रे किसी सरफेस पे आ रही है तो ये 30 डिग्री के साथ ही वापस चली जाएगी। अगर ये 60 डिग्री के साथ आएगी तो 60 डिग्री के साथ वापस चली जाएगी। अगर ये 45 डिग्री के साथ आएगी तो 45 डिग्री के साथ वापस चली जाएगी। सर यही कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो सर देखिए ये क्या कहता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पर दो तरीके से एंगल बना, एक बना लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर इसमें ये कहा जाता है ये जो एंगल है आई, इस एंगल का आप साइन एंगल निकालो, मतलब साइन आई, और इस एंगल का साइन आर निकालो। सर इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये एक कांस्टेंट होगा। आप कहोगे कि सर ये कांस्टेंट नहीं समझ में आया। चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपके दोनों रूल समझा दिया मैंने। अब हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं इसी में कि सर ये साइन आई अपॉन साइन आर समझ में नहीं आया सर। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सर ये ग्लास स्लैब क्या होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर ये मेरा ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का मतलब कि कोई एक शीशा जिसे आप कहते हो। सर अगर ये है तो क्या होगा, इस पर जब लाइट रे आएगी, जैसे देखिए, जैसे अगर ये लाइट रे ऐसे करके आ रही है, ये लाइट रे ऐसे करके आ रही है तो सर ये अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है। ये अपने पाथ से बेंड कर जाएगी। सर इसी क्यों बेंड कर जाएगी? तो सर क्योंकि ये अगर मान लीजिए ऊपर एयर है और ये हमारा ग्लास है। सर दो मीडियम हो गया और अभी आपने बताया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है सर तो वो बेंड कर जाती है, तो इसी वजह से ये यहाँ पर बेंड कर गई। सर ये क्या हुआ? आपने कहा सर ये मेरा नॉर्मल हुआ। सर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी सर इसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। सर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी सर इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहां पर जब बात करते हैं कि सर यहां पर क्या होगा, अब ग्लास से ये जो लाइट रे आ रही है ये ग्लास से आ रही है, इस रे की मैं बात करता हूं। अब यहां पर क्या होगा, अब तो फिर मीडियम चेंज हो गए, मतलब फिर अगर ये मान लो ये एयर है, अब क्या होगा, तो सर ये जाना चाहिए था, इसको बिल्कुल सीधे चली जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है ये थोड़ी सी बेंड कर जाती है। तो ये जो घटना होगी सर यहां पे भी आप कहोगे कि सर यहां पर भी रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस बार लाइट रे ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, तो सर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी सर तो वहां पर लाइट रे बेंड कर जाएगी, रास्ते पे मुड़ जाएगी। तो यहां पर जो एंगल, यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर ये कहलाएगा मेरा नॉर्मल। तो यहां पर नॉर्मल के साथ अब इस रे के लिए ये जो रे है ये आप कहोगे कि सर ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। ये इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है बट इसके लिए ये इंसिडेंट है। तो सर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी सर इसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। सर ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे कहेंगे सर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो सर दोनों तरफ एक जैसा ना हो तो इसीलिए यहाँ पर I1 कर दीजिए, इसको R1, इसको आप I2 कर दो, इसको कर दो R2। ये कहना है, देखो अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हैं। इनका कहना है कि सर इस एंगल का जो साइन I1 अगर आप निकालोगे और इसको डिवाइड कर दोगे सर साइन R1 के साथ, ये वही होगा जो आप इस साइन R2 को, साइन I2 को डिवाइड कर दोगे साइन R2 के साथ।
मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, अगर मान लो ये इन दोनों का रेशियो 3/4 हुआ तो इन दोनों का रेशियो भाई 3/4 होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इसी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जो इन दोनों का रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। फिर अगर आगे भी मीडियम चेंज हुआ तो वहां पर भी वही रेशियो होगा। सर इसी को हम लोग कहते हैं ये sin i अपॉन sin r कांस्टेंट। और ये जो रूल दिया था ये स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इस रूल को हम लोग कहते हैं सर ये है स्नेल्स लॉ। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने मिरर समझ लिया, सॉरी रिफ्लेक्शन समझ लिया, और हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉ हमने समझ लिया, रिफ्रैक्शन के लॉ हमने समझ लिया। सर क्या मतलब हुआ sin i बाई sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट? मतलब कि सर एक ही लाइट रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वही लाइट रे जब उस मीडियम से फिर किसी और मीडियम में जा रही है, तो सर इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो, साइन रेशियो इन दोनों का जो होगा वो वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा। सर इसी बात को तो हम लोग कह देते हैं मैथ में कि सर अगर दो चीज का रेशियो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी हो तो सर ये दोनों कांस्टेंट होगा। वही चीज हुआ sin i1 अपॉन sin r1 इक्वल हो गया sin i2 अपॉन sin r2। तो इसी बात को हम लोग कह देंगे सर कांस्टेंट। तो ये रूल किसने दिया था? स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसे हम कहेंगे स्नेल्स लॉ। तो आगे हम लोग अब समझते हैं अब हम लोग समझेंगे मिरर और लेंस के बारे में। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, सर लाइट के बारे में हमने समझ लिया, सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया। इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया हुआ है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे भी कोशिश कर लेते हैं यहीं पर समझ लेने की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर ये क्या होता है? जैसा कि देखो वर्ड में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव और इंडेक्स। सर ये इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स का मतलब आपको पता है कि इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक टेबल जिसमें हम उसके बारे में बात करेंगे कि सर ये इसका रिफ्रैक्शन इस मीडियम में क्या होगा, दूसरे मीडियम में क्या होगा। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में क्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए लाइट एयर में आ रही है तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आएगी, वही लाइट जब वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, वही लाइट जब डायमंड में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ अलग होगी, वही लाइट जब केरोसिन से जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ अलग होगी। तो सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? तो ये सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टेबल होगी, एक इंडेक्स होती है। इंडेक्स का मतलब एक टेबल जिसमें आप इसकी वैल्यू को देख करके सर हम पता कर सकते हैं कि सर उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। तो इसी बात को हम लोग समझते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। चलिए एक बात फिर से समझते हैं कि सर रिफ्रैक्शन क्या था। अभी आपने कहा कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो सर ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि वो अपने रास्ते से बेंड कर जाती है। तो देखिए सर ये मीडियम 1 है, ये सोचो कि ये मीडियम 1 है, अभी जस्ट मैंने बताया था, और ये आपका मीडियम 2 है। तो दो अलग अलग मीडियम होने का मतलब हुआ कि सर दोनों में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है सर वो अलग अलग तरीके से होगा। हो सकता है इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हों, या हो सकता है इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हों, या इसी के बहुत ज़्यादा दूर हो पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सर अब हम लोग मीडियम को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मीडियम क्या हुआ सर? जब तब से मैं कई बार बोल चुका हूँ मीडियम मीडियम। सर ये मीडियम क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर मीडियम एक ऐसा सोर्स होगा जिससे होकर के लाइट रे पास करेगी। तो सर जनरली लाइट रे 3 चीज़ों से पास कर सकती है। लाइट तो वैसे वैक्यूम में भी पास कर सकता है सर, हमारे आसपास जो हम लोग जो देखते हैं वो लाइट रे 3 तरीके से पास कर सकती है सर। एक ऐसा मीडियम जो सॉलिड हो, सर एक ऐसा मीडियम जो सर लिक्विड हो, और सर जो गैस हो। तो मतलब जनरली हम लोग इसमें मीडियम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक मतलब जिस मीडियम में लाइट रे पास कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स सर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो सर वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। वो क्या कहलाएगा सर? डेंसर मीडियम, या इसी को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसी बात को हम लोग सिंपल सा एक वर्ड ऐड कर देते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक दूसरा मीडियम होता है सर, उसको हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली क्या होता है? ऑप्टिकली का मतलब होता है कि लाइट रे
तो आप आगे चल करके आप ऑप्टिक्स पर होगे 11th-12th में, तो वहाँ पर ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से होने वाली घटना। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब हुआ सर कि लाइट रे अगर किसी मीडियम में बहुत तेज चल रही है तो वो कहलाएगा आपका रेयर मीडियम। मतलब तेज होने का मतलब क्या हुआ कि सर उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लाइट को बेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइट आसानी से चल सकता है। जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे अगर आप मान लो हाईवे पे आप जा रहे हो तो गाड़ी से उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, आप बहुत स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हो। वहीं जब आप बाइक अगर किसी मोहल्ले में चला रहे हो, गली में चला रहे हो, तो वहाँ पर आप बाइक धीरे से चलाते हो। मतलब क्यों कि क्योंकि मोहल्ले में ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा लोग चलते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी बाइक धीरे चलानी पड़ती है। यही कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यही कहलाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होंगे सर? तो जो क्लोज होंगे। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि सर जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो सर इस लाइट की इस मीडियम में स्पीड मान लीजिए मैंने कहा v1 है, इस मीडियम में मान लीजिए v2 है। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही कहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि सर एक मीडियम में लाइट की स्पीड के मुकाबले दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। मेरी बात समझिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कितना साल बड़ा या कितना साल छोटा हो सकता हूँ, ठीक उसी तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ कि एक के मुकाबले दूसरा उससे कितना बड़ा या कितना कम है, कितनी टाइम्स कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस चैप्टर में एक वर्ड, एक लेटर म्यू से डिनोट करेंगे सर। म्यू, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं कंपेयर करना चाहता हूं सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम में, मतलब सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है फर्स्ट मीडियम के मुकाबले, तो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं सर उसको मैं यहाँ पर रखूँगा। और सर जैसे सेकेंड मीडियम का मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट मीडियम से, तो आप कहोगे कि सर म्यू 2 1, या इसी बात को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, म्यू यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 2, म्यू 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब सर इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हुई, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हुई, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हुई। तो जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर मैं करूंगा, मतलब मीडियम 2 के मुकाबले मीडियम 1 में कितना ज़्यादा या कितना कम, तो इसे हम डिनोट करेंगे म्यू 2 1, या इसी को मान लो मैं ऐसे कहता हूँ म्यू 1 2। इसका मतलब क्या हुआ? मीडियम 2 के मुकाबले मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, या इसी को आप कहोगे म्यू 2 1 ऐसे डिनोट करोगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2 में कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में? तो सर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 के मुकाबले मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। सर मीडियम 1 में मीडियम 2 के मुकाबले लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, ये कहलाएगी। इसी बात को अगर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या है, आपने कहा सर v1, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड क्या है, आपने कहा सर v2। तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मीडियम 2 में लाइट की स्पीड आपने कहा सर v2, आप यहाँ पर मीडियम 1 में तो आपने कहा सर v1। तो इसे आपने कहा सर ये कहलाएगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं पता करना चाहता हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? चलिए हम लोग इसको, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसे नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जब लाइट की स्पीड किसी मीडियम में क्या होगी। जैसे अगर मान लो, अच्छा ये बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि म्यू ये A फॉर एयर और W फॉर वाटर, इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कहोगे कि सर ये जो बाद वाला होता है उसको मैं ऊपर पहले लिखता हूं, मतलब लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होगी और सर लाइट की स्पीड एयर में कितनी होगी, ये मतलब हुआ सर लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और लाइट की स्पीड वाटर में कितनी है। अगर मैं इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं
WA, इसका मतलब क्या हुआ सर, वाटर की स्पीड एयर में कितनी है, मतलब सॉरी, वाटर की स्पीड का एयर में लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को कंपेयर में कर रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो सर ये कहलाएगा म्यू ए डब्ल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई। सर अगर मैं किसी चीज़ का कंपेयर, लाइट की स्पीड का कंपेयर, किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसका कंपेयर लाइट की स्पीड एयर में जो है उससे कर रहा हूँ, तो उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे म्यू डब्ल्यू ए, मतलब मैंने कहा वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी, या कितनी ज़्यादा बड़ी या कम, किससे, एयर से। तो यहाँ पर मैं एयर से जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ एयर में लाइट की स्पीड और उसको डिवाइड करूँगा वाटर में लाइट की स्पीड से, तो सर ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसी बात को क्योंकि यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ एयर से, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये कहलाएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जब कभी भी किसी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो सर आप कहोगे कि सर लाइट की स्पीड क्या है एयर में, और उसको डिवाइड कर दो लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमें कांस्टेंट मिलेगी सर वही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप कहोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको वाटर का निकालना है तो आपको सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट ये पता होना चाहिए एयर में कितनी है। और अगर आपको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो सर ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दैट मीन्स अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता चल जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, सर आपको पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो जब कभी भी इस चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट को मैं डिनोट करूंगा C से, तो सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मैं C से डिनोट करूंगा। सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें ये पता है, जैसे अगर मान लो मुझे पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हुआ, आपने कहा सर मुझे अगर ये पता चल जाए कि वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है तो मैं निकाल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि क्योंकि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता चल जाए, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है। तो एक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें आपको दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33, ये दिया है। इसका मतलब हुआ ये 1.33 कैसे आया होगा, आपने कहा सर इसको 3 × 10⁸ को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इस मीडियम में जो इसे आपने डिवाइड किया होगा, तो सर मुझे पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लोगे। सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा इसका क्या मतलब होगा, जैसे अगर आपने देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका क्या मतलब होगा। जैसे वाटर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, वाटर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का है, तो सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका क्या मतलब हुआ। तो जिस तरीके से आप कहते हो मास ज़्यादा होने का मतलब है कि वो मीडियम ज़्यादा डेंस है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि वो मीडियम उतना ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पर एक बात नहीं होता है, तो हैशटैग करके आप लिख लो एज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, एज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, refractive index increases, it means that medium is optically denser, that medium is optically denser,
वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो सर अगर ऑप्टिकली कोई मीडियम डेंसर होगा तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो कहलाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बड़ा हूँ लेकिन मेरे से भी कोई बड़ा है, तो वही सेम बात है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा सर वो उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा उन दोनों के कंपेयर में, है ना, उन दोनों के कंपेयर में। जैसे अगर मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा 1.33, तो वाटर के कंपेयर में ग्लास मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर वाटर से ज़्यादा डेंसर ग्लास है। लेकिन ग्लास से भी ज़्यादा डेंसर कौन हो जाएगा? डायमंड, क्योंकि डायमंड का सबसे ज़्यादा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कहोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि वो मीडियम ज़्यादा डेंस है। तो सर अगर कोई मीडियम ज़्यादा डेंस होगी, इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ से एक बातें आपको सीखनी है। देखो इस पर आपको क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दे देगा, जैसे मैंने कह दिया म्यू वाटर दे देगा क्वेश्चन में कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन वाटर, तो आप कहोगे वेलोसिटी इधर ले जाओगे तो ये इसको इससे डिवाइड कर दोगे, सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमें समझना है कि सर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम से क्या होगा। ऑप्टिकली डेंसर, सर अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ से आपने कहा सर ये मीडियम मेरा ऑप्टिकली रेयर है, मान के चलो ये मेरा मीडियम रेयर मीडियम है। अभी जो मैंने कहा था ये मेरा रेयर है और ये सर मेरा डेंसर मीडियम है। तो सर जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी लाइट रे, तो अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है, मतलब इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, इसका मतलब हुआ कि वो मीडियम ज़्यादा क्लोज है, मतलब ज़्यादा उसके पार्टिकल्स क्लोज हैं। तो सर ये जो लाइट रे नॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुक जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और सर अगर यही मीडियम अगर डेंसर होता, अगर ये मीडियम मेरा डेंसर होता और ये मेरा रेयर होता तो क्या होता? तब मैं कहता कि ये लाइट रे नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए था क्लोज वो उससे दूर हो जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। सर अगर ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हुआ कि सर लाइट रे बहुत, मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज, तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी लाइट रे, रेयर टू डेंसर मीडियम में जो लाइट रे जाएगी, तो आप कहोगे कि सर वो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगी। तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो आप कहोगे कि सर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि सर लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और लाइट की स्पीड उस वाटर में, मतलब उस मीडियम में कितनी है। जरूरी नहीं यहाँ वाटर हो, यहाँ ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी, तब जो हमें कांस्टेंट मिलेगा सर, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अब हमें बात करना है एक जिसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है स्फेरिकल मिरर। सर ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसा कि नाम में ही है कि एक ऐसा मिरर जो स्फेयर जैसा हो, बिल्कुल एक ऐसा मिरर जो स्फेयर जैसा हो। तो ये मिरर अगर पूरी तरीके से स्फेयर है तो आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा मेरा स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेयर टाइप का हो, ये हमारा कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा स्फेरिकल मिरर।
सर इसका यूज क्या है? तो देखो इस स्फेरिकल मिरर से हमने क्या किया, इसको मैंने काट दिया। आपको पता है शीशा काटने वाला आता है, उससे हमने इसको ऐसे तरीके से काट दिया। सर इसको हमने इस तरीके से ऐसे करके काट दिया। सर ये हमें दो तरीके से सरफेस मिला। सर एक सरफेस ऐसा मिला, ये सरफेस हमें ऐसा मिला, और सर एक सरफेस हमें ऐसा मिला। सर ये दो तरह का सरफेस मिला। सर इन दोनों का ये जो स्फेयर था इसका अपना एक सेंटर होगा सर, क्योंकि कोई भी स्फेयर हो उसका अपना सेंटर होगा। तो सर ठीक उसी तरीके से ये हमारा एक मिरर का पार्ट है, इसका अपना एक सेंटर होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, ये हमारा मिरर का पार्ट है, इसका अपना सेंटर होगा। सर ये बातें हमें इतनी समझ में आ गई। अब हमें देखिए, अगर इस मिरर को आपने इधर से पेंट कर दिया, मान लो ये इधर से आपने इसको पॉलिश कर दिया, तो ये आप कहोगे कि सर ये हमारा जो मिरर हो जाता है, इस मिरर को हम लोग कह देते हैं सर ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। सर अगर हमारा मिरर, अगर मैं इसे अंदर से पेंट कर दूं, ये ऐसे करके पेंट कर दूं, अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो जाएगा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, जो उठा हुआ पोर्शन है, इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर याद करने का तरीका सोचो, केव का मतलब होता है क्या? गुफा। तो अगर ये आपको गुफा टाइप से लग रहा है, ऐसे करके लाइट रे इधर से आएगी, तो ये अगर आपको लाइट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये हमारा इनवर्ड हो, मतलब कॉन्केव मिरर का मतलब आपको सोचना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो होगा हमारा इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर होता है, या आप कह लो धसा हुआ होता है। हिंदी में कह लो तो धसा हुआ कह सकते हो, या कहोगे इनवर्ड होगा। सर कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सर ये होगा आपका आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, ये होता है आउटवर्ड। तो ये हमें समझ में आ गया। सर कोई भी मिरर रिफ्लेक्टिंग हो, कोई भी मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, सर वो किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। अभी जस्ट मैंने देख लिया सर उस स्फेरिकल मिरर का अपना एक सेंटर होगा। तो ये जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो किसी ना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, सर इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर को सर हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सर ये कहलाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों? सो देखिए ये कर्व के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो सर अगर कोई एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को सर हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम कहेंगे सर ये कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी खासियत क्या हो गई? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। सर ये मिरर के जिस पॉइंट पर टच किया, ये पॉइंट कहलाएगा आपका पोल। क्या कहलाएगा? आपका पोल। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई लाइट रे, देखो क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार मेरा इधर है, तो अगर कोई लाइट रे इधर से पास की और हमें ऐसा लगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो सर ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? आपने कहा सर ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो सर ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पर कट करेगा, सर ये कहलाएगा मेरा पोल। ये कहलाएगा मेरा पोल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, चाहे वो जितनी भी लाइट हो, ये सर सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक ही पॉइंट से पास करती है। सर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। जैसे अगर मान लो यहाँ से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये सारी लाइट रे एक ही पॉइंट से पास करेगी। सर इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। तो व्हाट इज फोकस? तो आपने कहा सर व्हेन लाइट रे passes parallelly to principal axis, it meets at a point after reflection. This point is called as focus. तो सर इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सर फोकस।
इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ से अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो सर ये इधर से बेंड कर जाएगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। अगर कोई लाइट रे इधर से गई तो आप कहोगे कि सर ये इधर से बेंड कर जाएगी। तो अगर मैं इन सब को पीछे करूँगा ना तो हमें लगेगा ये ऐसे करके किसी एक पॉइंट से आ रही है। जैसे इधर से मैं गया तो ये लाइट रे इधर की ओर बेंड कर जाएगी, लेकिन अगर इसको पीछे की ओर अगर करोगे तो ये आपको एक खास पॉइंट से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप कहोगे कि सर ये मेरा कहलाएगा फोकस। तो अभी तक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई कि हाँ सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, उसके बाद फोकस क्या होता है। तो फोकस के बारे में आपको समझना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी सर तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेगी और उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सर फोकस। तो चलिए इससे आगे की बातें और समझते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने समझ लिया कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर को मैं पीछे से ऐसे करके पेंट कर देता हूँ, पॉलिश किया हुआ है, ये हमें सोचना है। सर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सर अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो ये सर मेरा कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा सेंटर ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ये लाइट ये रे, और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये यहाँ से पास करेगी, तो सर ये जो पॉइंट हुआ ये मेरा होगा फोकस। और ये सर मिरर के जिस पॉइंट पर कट करेगा ये कहलाएगा, कट करे या टच करता हुआ हमें पता चले तो ये कहलाएगा सर मेरा पोल। तो ये हमें पता चल गया कि ये इसका फोकस हो गया, तो फोकस हमें पता चल गया। अब फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है सर इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसे आप कहोगे सर ये कहलाएगा आपका फोकल लेंथ। और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस बीच का ये जो डिस्टेंस हुआ इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो जस्ट अभी देखो आपने कहा कि सर ये मेरा स्फेरिकल मिरर था, ये मेरा सेंटर था, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का ये जो डिस्टेंस होगा ये तो रेडियस ही कहलाता है ना। तो ये जो स्फेरिकल ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस ही कहलाएगा। तो इसीलिए आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दे देते हो। सर यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलती है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस f होती है, यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है, ये भी f ही होती है। तो सर यहाँ से यहाँ तक को तो मैं r कहता हूँ, तो ये f और ये f, तो इसका मतलब सर हमें r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो f प्लस f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा। या आप ऐसे कह लो, कुछ बच्चे f इक्वल टू r/2 इसे याद करते हैं, f इक्वल टू r/2। ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गया कि अगर किसी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए तो उसका मैं सिर्फ फोकल लेंथ पता कर सकता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो, ये आपका पता चल जाएगा फोकल लेंथ। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, जैसे ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा सर ये होगा हमारा फोकस, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस होता है सर इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी r इक्वल टू होता है 2f या f इक्वल टू r/2। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनेंगे, तो अब इसे समझ लेना है आपको। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इसकी कुछ खासियत। इस चैप्टर में आपका जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है वो बनता है रे डायग्राम। कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्फेरिकल मिरर के सामने खड़ा होगा, किसी कॉनकेव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा होगा, सर उसका इमेज कैसा होगा। तो सर यहाँ पर एक वर्ड आता है इमेज। सर ये इमेज क्या होता है ना। चलिए हम लोग समझते हैं, इमेज को समझने की कोशिश करते हैं कि इमेज क्या होता है। पहले कुछ रूल समझ लो कि रिफ्लेक्शन जब हम लोग समझ रहे हैं, इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, रे डायग्राम या रे इमेज डायग्राम ऐसे समझ लो। इमेज डायग्राम हम लोग समझेंगे, इमेज डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर में इमेज डायग्राम कैसा होता है। तो उससे पहले आपको कुछ रूल याद रखना है, कुछ रूल आपको याद रखना है कि क्या है यो रूल। तो देखो, सबसे पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी। ये आपको हमेशा रूल दिमाग में रखना है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सर वो फोकस से पास करेगी। तो रूल टू कहता है इसी का कन्वर्स, अगर कोई लाइट रे जो फोकस से पास कर रही है, मान लो ये लाइट रे जो फोकस से पास कर रही है, तो सर ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसी का रिवर्स मैंने इसमें समझाया कि जब कोई एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास कर जाएगी, अगर वो फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल इसमें समझना है कि अगर वो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, अगर ये मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही ये लौट के चली आती है। ये क्यों होगा, किस लिए होगा, इन सब का रीजन आपको बाद में पता चलेगा। अभी बस आपको एज इट इज़ इसे दिमाग में रखना है कि हाँ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट के चली आती है। एक फोर्थ रूल आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट रे पोल से पर आएगी, पोल पर इंसिडेंट होगी, जैसे ये आपका पोल है तो पोल पर जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होता है, तो ये पोल पे जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल के साथ ये वापस चली जाएगी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये 4 रूल आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इमेज डायग्राम क्या है या इमेज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कॉनकेव मिरर में। चलिए इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इमेज डायग्राम। तो इसमें हम लोग कंडीशन समझेंगे कि अगर मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस। अब हम लोग इसमें कंडीशन समझेंगे। एक ऐसा कंडीशन कि मान लो ये कॉनकेव मिरर से, अभी मैं पॉलिश नहीं किया हूँ, आपको सोचना है ये पॉलिश किया हुआ पीछे से, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है, मतलब इन्फिनिटी पर खड़ा है। तो पहला कंडीशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन बनेगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा। तो सर जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके नेचर पूछा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसका दूसरा आपका केस बनेगा कि सर जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर खड़ा हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो तो कैसा बनेगा इमेज। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन बनेगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही खड़ा हो। ऐसे सोचो, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी बहुत दूर है मिरर से, तो आप कहोगे कि सर ये इन्फिनिटी पर है। फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा करके यहाँ पर ले आया, तो आप कहोगे कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। फिर इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दोगे, फिर देखोगे इमेज कहाँ बनता है। फिर इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में खड़ा कर दोगे, फिर देखोगे इमेज कहाँ बनेगा। फिर इसको मैं एफ पर खड़ा कर दूंगा, फिर देखोगे इमेज कहाँ बनेगा। फिर इसको पी और एफ के बीच में खड़ा कर दोगे, फिर देखोगे इमेज कहाँ बनेगा। तो ये 6 कंडीशन आपके बनेंगे, 6 के 6 कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको समझा देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा, तो ये रूल आपको समझना है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो वहां से जब लाइट रे निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और हाँ, इस चैप्टर में जब भी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए। कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये फोकस से होके पास कर जाएगी, ये फोकस से होके पास करेगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, आप पेंसिल से बनाओगे बिल्कुल सीधी बनेगी। ये दूसरी रे वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इमेज कहाँ बना, कैसा बना। तो आपने देखा कि सर जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है, इसका नेचर आप लिख लो कि सर ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है
तो उसका वो फोकस पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? आपने कहा बहुत ही छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो आप लिख लो इमेज फॉर्म्ड एट एफ। इमेज फॉर्म्ड एट एफ कहाँ पर बना? आपने कहा सर फोकस पर बना। इमेज फॉर्म्ड एट एफ विच इज़ क्या है वो? आपने कहा विच इज़ रियल। और क्या है सर? इन्वर्टेड है। और क्या है सर? और क्या है? आपने कहा सर एंड वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बन रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार जल्दी से आप लोग बना लेना। अब हमारा दूसरा कंडीशन बनेगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा? तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के बाहर होगा, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड द सी, जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर खड़ा है। तो अब दूसरा कंडीशन, केस फर्स्ट था मेरा, ये था केस फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाहर है। बियॉन्ड सी के बाहर जब ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो जब भी कभी इस चैप्टर में मैं ऑब्जेक्ट को खड़ा करूंगा तो ये समझ लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ये ऐसे करके खड़ा है। तो एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, ये फोकस से होके पास कर जाएगी। ठीक, दूसरी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो मैं कहूँगा कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ये अभी जस्ट आपने रूल बताया सर, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होके पास करेगी। तो जहाँ पर भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करे या मीट करता हुआ आपको मालूम पड़े तो आप कहोगे कि सर मेरा इमेज यहाँ पर बना। देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है, तो सर मेरा इमेज यहीं पर बना। कैसा बना? तो आपने कहा सर मेरा इमेज जो बना वो रियल बना। क्या है? रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटा बन रहा है। तो इमेज फॉर्म्ड यहाँ पर लिख लोगे बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन कहाँ पर? तो आपने बोला C और F के बीच में, C और F के बीच में आपका इमेज बना। कैसा है? आपने कहा रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा है? आपने बोला छोटा बन रहा है और स्मॉल बन रहा है। तो ये हमारे सेकंड कंडीशन आपके पूरे हो गए। अब हम लोग थर्ड कंडीशन, ये इसे आप जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम लोग समझेंगे थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो, तो अब हमारा थर्ड कंडीशन बनता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब कहाँ बनेगा इमेज। तो देखिए, ये हमारा मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैं खड़ा कर दूंगा, यहाँ से एक आप सब पेंसिल से इसे बनाओगे। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई एक रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये यहाँ से पास कर जाएगी। तो आपने कहा सर ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। सर दूसरी रे को कहाँ से पास कराऊं? तो दूसरी रे को, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट सी पर ही खड़ा है, तो कहाँ से? तो आपको एक चीज़ पर रखा है आपने कि अगर ये फोकस से जाती है तो फोकस से जाने वाली लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी सर। तो ये कहाँ पर मीट करेगी? तो आपने कहा सर ये थोड़ी सी यहीं पर मीट करेगी। थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप इसे बना लो। देखो, ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो ये लाइट रे को आप इधर से थोड़ा सा बेंड कर दो, थोड़ा सा। ये एकदम आप पेंसिल से जब बनाओगे तो आपके एग्जैक्टली बनेगा। तो आपने कहा सर यहीं पर बनी इमेज। कहाँ पर बनी? जब ऑब्जेक्ट सी पर खड़ी होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा हमारा इमेज। तो आपने कहा कैसा बन रहा है? तो आपने कहा सर ऐसा था ऑब्जेक्ट, उल्टा बन रहा है लेकिन इक्वल साइज का बन रहा है। तो आप कहोगे इमेज फॉर्म्ड एट सी। इमेज कहाँ पर बना? तो आपने कहा सर इमेज जो बना हमारा सी पर बना। कैसा बना? तो वो हमारा रियल है, विच इज़ रियल, जो क्या है? रियल है। और कैसा है सर? आपने कहा सर रियल है, और कैसा है? आपने कहा सर इन्वर्टेड है, और कैसा है? आपने कहा सर एंड इक्वल इन साइज, और बराबर साइज का बन रहा है सर। इक्वल इन साइज, ये साइज में बराबर है सर। ये हमें पता चल गया। अब हम लोग फोर्थ कंडीशन समझेंगे। ये आपने लिख लिया होगा। अब हमारा फोर्थ कंडीशन होगा, अब आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के बीच में खड़ा करूंगा। तो जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यहाँ पर लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
C एंड F, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो कैसा बनेगा इमेज डायग्राम। ये आप लोगों को नोट कर लेनी है सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है C और F के बीच में। यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास करेगी। जो कहाँ पर पास करेगी, तो आप कहोगे कि सर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है। एक दूसरी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, तो दूसरी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराओगे तो सर ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे। ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, तो सर यहाँ पर मीट करेंगे। कैसा बना, तो आपने बोला कि सर ये रियल बना, इन्वर्टेड बना, और सर इस बार ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा था, ये इमेज बना इतना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाती है तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सर वो फोकस से होकर के पास करेगी। तो इतनी सारी बातें आपने समझ लिया। कहाँ पर बना, तो आपने कहा कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी, सी के बाहर बना। कैसा बना, बियॉन्ड C, मतलब C के बाहर बना। कैसा बना, तो विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड इस बार कैसा बना, आपने बोला लार्जर इन साइज, और थोड़ा बड़ा बना। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बना। ठीक है, तो हमारे फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो गए। अब हमारे एक फिफ्थ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर होगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर होगा तब कैसा बनेगा हमारा इमेज डायग्राम। तो चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। तो फिफ्थ कंडीशन हम लोग समझते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, मतलब फोकस पर होगा तब क्या होगा। तो ये मान लो ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर। ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है फोकस पर। तो देखिए ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइट रे, तो ये फोकस से ही पास करेगी, फोकस से ही पास कर गई। दूसरी लाइट रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, तो ये दोनों लाइट रे आप देख रहे हो कि सर ये दोनों लाइट रे इन्फिनिटी पर जाके कहीं हो सकता है मिले तो मिले, इस बीच में तो कहीं मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कहा सर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई। एक दूसरे के जब पैरेलल हो गई तो ये कहाँ पर जाकर मीट करेंगे, आप कहोगे कि सर ये इन्फिनिटी पर जाकर के मैच करेंगे। तो इसका नेचर क्या होगा, आपने कहा सर अगर इन्फिनिटी पर जाकर के मैच करेंगे और सच में एक दूसरे को कट करेंगे तो सर ये इमेज बनेगा रियल इमेज। कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल। तो आपने कहा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर बनेगा, तो आपने बोला इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आपने बोला ये रियल होगा, विच इज़ रियल, जो होगा हमारा रियल। और कैसा होगा, आपने बोला रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा, एंड लार्जर इन साइज, वेरी लार्ज, ऐसे कर दो, एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हमारे फिफ्थ कंडीशन फुलफिल हो गए। अब सिक्स्थ कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा होगा F और P के बीच में। तो सिक्स्थ कंडीशन अब हमारा लिख लो, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट को मैं खड़ा करूँगा तो कहाँ पर बनेगा इमेज। देखिए अब हमारा सिक्स्थ कंडीशन होने जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में खड़ा हो। मान लो इस बार ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस बार ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो सर आप कहोगे कि सर ये फोकस से होकर के पास करेगी। ये तो मैं ये शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे को यहाँ से पास कराओगे, दूसरी लाइट रे को यहाँ से पास कराओगे तो आप कहोगे कि सर ये दोनों एक ऐसे करके थोड़ा ऐसे करके बना दीजिए, ये ऐसे करके पास कराओगे तो आप कहोगे कि सर ये ऐसे दोनों के बीच में देखिए ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, ये इधर फैलता जा रहा है, ये इधर फैलता जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों ऐसे सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कभी नहीं मैच कर पाएंगे। अगर मैं इन दोनों को पीछे करूं, ऐसे इसे पीछे करके देखूं, ये पीछे करके और इसे भी पीछे करूं तो सर ये पीछे में कहीं पर जा कर के मैच करते हुए दिखाई देंगे।
तो मतलब हमारा इमेज कहाँ पर बना, तो आपने कहा सर अगर ये हमारा इमेज सच में नहीं एक दूसरे को कट कर रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियली में नहीं काट रहे हैं, ये मैंने सोचा है ये पीछे जा कर के कट कर रहे होंगे, तो ये जो इमेज बना तो सर ये इमेज कहलाएगा आपका वर्चुअल इमेज, ये इमेज कहलाएगा सर आपका वर्चुअल इमेज। तो आप कहोगे कि सर जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तो ये हमारा बनेगा, ये हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड है ना, जो क्या है तो विच इज इरेक्ट, ये क्या है इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, विच इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, और जो साइज में क्या है बड़ा है। तो ये 6 कंडीशन हमारे कॉनकेव मिरर से पूरे होते हैं। अब हमें इसी तरीके से रे डायग्राम लेंस में पढ़ना है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रे डायग्राम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके से मैंने आपको बना दिया हुआ है। तो आप एक बार इसे रिवीजन करोगे, फिर अभी हम लोग लेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लेंस के मिरर डायग्राम, सॉरी लेंस के रे डायग्राम, फिर उसके बाद इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इतना आप लोग लिखिए।